हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे आपके स्क्रीन पर आप जैसा पढ़ पा रहे हैं जेई मेंस के पीवाईक्यूज उठाने वाले हम लोग टॉपिक हमारा रहेगा वेव। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में आज हम जो देखने वाले हैं वो कुछ जेई मेंस के क्वेश्चंस रहेंगे, बट इस वीडियो के एंड में दो क्वेश्चन एडवांस के भी मैंने उठ रखे हैं। ठीक है, ताकि जो जनता थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी हुई है उसका भी बेनिफिट हो जाए, और जिसका तैयारी बहुत अच्छा नहीं है उसके लिए तो और भी अच्छा रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की जो सेशन है उसका हमारे सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या करता है, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कहता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है ना, एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ अ वेव दैट इज फॉर्म बाय सुपर पोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव। दो आपको वेव दे रखी हैं और उस वेव का जो भी रिजल्टेंट वेव आएगा सुपरपोजिशन के बाद उसका एम्पलीट्यूड और फेज क्या हो जाएगा। तो बच्चों क्या देखना है इसमें, पहले आप समझो। जब भी सुपरपोजिशन करने आप जा रहे हो तो पहला पॉइंट ये चेक करो कि क्या ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। दूसरा, क्या इनका फेज डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया ये, क्या इनके बीच का फेज डिफरेंस जो है क्या वो कांस्टेंट है। अगर ये दोनों बातें है ना, अगर ये दोनों बातें फुलफिल हो गई मतलब आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, और लकली हमारे इस जो फॉर्मेट हमको दिए दे रखा है उसमें ये दोनों बातें एक साथ हो जाती हैं। के एक्स माइनस ओमेगा टी का मतलब है ये पार्टिकल या ये वेव जो है ये प्लस एक्स में चल रहा है। यहाँ पर भी के एक्स माइनस ओमेगा टी है, मतलब ये एक्स में जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और ये पहले वाली वेव का फेज है, ये दूसरे वाली वेव का फेज है। हमने कहा ठीक है, अगर आप दोनों के फेज का डिफरेंस निकालें तो फेज डिफरेंस विल बी 2π/3 विच इज अ कांस्टेंट नंबर। इसका मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो गया। तो सर ठीक है, आपकी बात हमने मान ली, लेकिन सर उससे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेटा ऐसे प्रॉब्लम को जहां पर हमारे पास जो दो वेव दे रखे हैं अगर उनके एम्पलीट्यूड पता है मुझे और फेज डिफरेंस हमारा कोई कांस्टेंट नंबर आ गया तो हम एम्पलीट्यूड को वेक्टर्स मान लेते हैं। और ये जो हमारे पास मेथड है इसे हम लोग फेजर मेथड कहते हैं। अच्छा, उसमें एक ऐसा होगा जिसका फेज कम है उसको आप रेफरेंस मान सकते हो, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बढ़ते हुए फेज को दिखाना है कन्वेंशनल तरीका। एक तरीके से यहाँ पे y2 वाले में फेज जो है +2π/3 था तो वो 4 वाले से 120 डिग्री आगे चल रहा है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर जो दो वेक्टर वो बेसिकली हैं क्या, वो एम्पलीट्यूड्स हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है और जो रिजल्टेंट आएगा इनका वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, और रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी इन दोनों वेक्टर का वही रिजल्टेंट, वही हमारा जो रिजल्टिंग वेव आएगा उसके फेज के बारे में आइडिया देगा। तो हमने इसको सॉल्व करा, तो सॉल्व करा हमने, तो यहाँ पर x कॉम्पोनेंट 3 आ गया और y कॉम्पोनेंट रूट 3 आ गया। बेसिकली कैसे किया होगा, इस 2 के कॉम्पोनेंट ले लिए हमने ऐसे। ठीक है ना, तो सॉल्व करके ये आया। यहाँ पे इनका रिजल्टेंट आप निकालोगे तो अंडर रूट ये प्लस ये करोगे तो 2√3 आ जाएगा, और ये आप एंगल tan अल्फा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो 30 डिग्री आएगा, है ना। तो अगर मैं रिजल्टिंग वेव इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, बहुत ध्यान सुनना। तो रिजल्टिंग वेव इक्वेशन सपोज y में चल रहा था तो y में क्या लिखूंगा, लिखूंगा मैं a रिजल्टेंट जो भी आया साइन। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट आया है वो x वाले से अल्फा एंगल आगे चल रहा है ना। तो जो ये x वाला या जो ये 4 वाला है इसके फेज से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 30 डिग्री ज़्यादा है। तो उसका फेज मैं कैसे लिखूंगा, फेज ऑफ 4 वाला, तो फेज जो 4 वाले का है वो क्या लिखूंगा मैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसमें मैं कितना ऐड कर दूंगा, π/6, और ए आर की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2√3। ये हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया और ये आपका फेज हो गया π/6। तो आइए बच्चों देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी क्या कर गया, यहाँ पे मैच कर गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे एक बार जल्दी से सभी लोग, और इसमें देखेंगे क्या लिख रहा है। क्या लिख रहा है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी पढ़ो। कहता है 2 स्ट्रिंग विथ क्रॉस सेक्शनल ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्ट्रेस्ड टू हैव सेम अमाउंट ऑफ टेंशन। ट्रांसवर्स वेव इज देन मेड टू पास थ्रू both the string. Velocity of the wave in the first string having the radius of cross section r is v1 and that in other string having radius of cross section r/2 is v2। तो क्या होगा, v2/v1 क्या होगा। तो बच्चे आप समझो कि पहला जो कंसेप्ट है वो दिमाग में आपके चमकना चाहिए कि कुछ ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। स्ट्रिंग अगर टाइट है उसमें टेंशन की वैल्यू टी पता है,
तो मैं किसी पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन अगर पता है तो मैं स्पीड ऑफ पल्स या वेव जो भी उसमें ट्रैवल कर रही है, ऐसे कोई भी ट्रैवल कर रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, T/μ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हमने कहा कि ठीक है सर, अब जो है चूंकि हमारे पास जो है क्वेश्चन में उन्होंने डेंसिटी वगैरह इन्वॉल्व करा है, और तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान चीज़ें हैं। तो हमने कहा देखो सर, ऐसे हमने एक क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक वायर बनाया जिसका लेंथ L है मान लो, और इसका डेंसिटी ρ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A ले लो, है ना। तो डेंसिटी बराबर क्या लिखोगे, इसका मास अपॉन वॉल्यूम लिखोगे, वॉल्यूम क्या लिखोगे, A/L लिखोगे, और जो हमारे पास मास है वो मास पर यूनिट लेंथ टाइम्स L आएगा अपॉन AL। तो L से L कट गया, तो हमारे पास रो, म्यू और A में एक रिलेशन आ गया, है ना। तो म्यू को मैं इन टर्म्स ऑफ रो इंटू A लिख सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रखा था। बस अब क्वेश्चन में बेटा कुछ बचा नहीं है, रेशियो चाहिए था मुझे V1/V2, तो मैंने यहाँ पे T/μ रखा है, तो T1/T2, μ2/μ1 आ गए। T1 T2 कट जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ऐसा, सेम है वो। म्यू को हमने रो इंटू A लिख दिया, फिर से रो रोज चले गए क्योंकि सेम मटेरियल के बने थे तो डेंसिटी सेम हो जाएगा। A2 में रेडियस R/2 था, A1 में रेडियस R था, तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो रेशियो 1/2 आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में V1/V2 नहीं पूछा है, हमसे V2/V1 पूछा है, तो आंसर आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर C से क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 हार्मोनिक्स वेव मूविंग इन द सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोज टू फॉर्म अ वेव। इस वेव को बहुत ध्यान से देखना भाई, है ना। ये कुछ ऐसा वेव आया, वेयर T इन सेकेंड्स फाइंड द पीरियड विद विच दे बीट। तो आप ये समझो जरा कि बीट का क्या कंसेप्ट है। बीट का मान लो कोई एक वेव इधर आई, कोई वेव इधर आई, दोनों ने सुपर इम्पोज करा, ठीक है, दोनों ने सुपर इम्पोज करा, लेकिन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। तो यहाँ पे जो आपको जो सुपर पोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सुनाई देगा वो टाइम के साथ चेंज होएगा। टाइम के साथ मैंने बोला है ना, टाइम के साथ हो, मतलब इसी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग सुनाई देगी। जैसे आप पुलिस का सायरन सुनते हो, वो सब उसी का एक एग्जाम्पल है। एम्बुलेंस जब जाती है आवाज़ करते हो तो उसी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है जो दो लोग सुपर इम्पोज हो रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज में स्लाइट डिफरेंस है, तो फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर तो सर दो डिफरेंट हमें वेव तो दिख नहीं रहे हैं, तो सर वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से अगर आप देखो, इस ये कुछ तो कॉस ए कॉस बी जैसा फॉर्मेट बन रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos A cos B वाला फॉर्मेट बनाया जा सकता है। लाला मैंने वही करा यहाँ पे। ये थी ओरिजिनल वेव, है ना, ये ओरिजिनल वेव थी, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2 cos A cos B आ गया। तो 2 cos A cos B को मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ, cos C + D और cos C - D। इसको सॉल्व करा तो मेरे पास एक टर्म आया ये A/2 cos 52t, इन दोनों को ऐड करा, A/2 cos 49t, इन दोनों को डिफरेंस लिया, ठीक है ना, 49 × t। तो एक का ये ω1 है, ये ω2 है, तो F1 क्या आ जाएगा हमारे पास जो है 52/2π, है ना, और हमारे पास जो है F2 आ जाएगा वो 49/2π। तो डिफरेंस ले लो बेटा, तो डिफरेंस लोगे तो 3/2π आएगा। ये आएगा बीट फ्रीक्वेंसी 3/2π, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, है ना। टाइम ऑफ पीरियड ऑफ बीट का क्या हो जाएगा 1/FB, इसका रेशियो उल्टा कर दो तो 2π/3, अप्रॉक्सीमेटली ये 2 सेकेंड निकल के आता है। ये 5 नहीं बेटा, सेकेंड है ये। तो हमारा आंसर अगेन ये क्लोज टू 2 सेकेंड आएगा आंसर, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारा C ऑप्शन सही हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अगेन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है बेटा, है ना। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट 2 एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ 100 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना, गिव 15 बीट्स, अगेन बीट का कंसेप्ट घुसा दिया, पर यूनिट व्हेन ईच वन इज साउंडिंग इन द रेस्पेक्टिव फंडामेंटल मोड, है ना। तो बच्चों थोड़ा सा मैं इसमें आपको आइडिया देता हूँ क्या है। रेजोनेंस ट्यूब में जनरली हम लोग यहाँ पे या तो क्लोज कर दिया, पानी भर देते हैं। जनरली हम लोग पानी भर दिया मतलब अगेन यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का नोड बन गया, ठीक है ना। तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप कहलाती है,
ठीक है। अब इस क्लोज ऑर्गन पाइप में हमारे पास अगर यहाँ पे नोड बन गया डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे अब जो लूप बनाने के हमारे पास चांसेस है, कैसे भी बन सकते हैं, एक ये भी बन सकता है ना, हमारे पास बनने के लिए ऐसे भी बन सकता है, ये एकदम फंडामेंटल हो गया। यहाँ पर एक लूप बन गया, एक आधा लूप बन गया, है ना, तो ये आपका हो गया फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हम थोड़ा और बड़ा कर दें या नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज कर दें, है ना, जैसे मान लो ऐसे आ गया, सॉरी मैं फिर से बनाता हूँ एक बार, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, थोड़ा अच्छा डायग्राम तो नहीं बन रहा। तो ये सारे क्या हो गए, नोड बन गए आपके, तो 1 2 3, तो ये थर्ड ओवरटोन हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या कहता है, दोनों ही अपने फंडामेंटल मोड में है, तो दोनों का मैंने फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन आपको दिखा रखा है। ये आधा लूप बनेगा यहाँ पे, बात समझ में आया कुछ। हमने कहा ठीक है सर। तो यहाँ पे फंडामेंटल मोड में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 4V/4L1 आती है। वो कैसा है, वो बहुत आसान है, आप देख सकते हो कि अगर हमने आधा लूप ले रखा है तो ये वैल्यू होती है λ/4। λ/4 इक्वल टू L हो गया, तो लैम्डा आएगा 4L। वेलोसिटी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में v बराबर f लैम्डा लिखते हो, तो f बराबर आएगा v/λ। लैम्डा कितना था बेटा, 4L था। तो आई होप ये समझ में आ गया कि ये चीज़ मैंने कैसे लिखी यहाँ पे, f इक्वल टू v/4L1 लिख दिया मैंने कि यहाँ पर अगर लेंथ L1 है एयर कॉलम का तो 4L1 आ गया, यहाँ पे लेंथ अगर L2 है तो फंडामेंटल मोड में जो फ्रीक्वेंसी है v/4L2 हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो अगेन f1 माइनस f2 कर दूंगा, v/4 दोनों में कॉमन आ गया, है ना, और v/4 अगर हमारे दोनों में कॉमन आ गया तो यहाँ पर जो है यहाँ 1/L1 1/L2 आ जाएगा। और ये बीट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में 15 दे रखी है। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन बेटा हमने सॉल्व करा, हमारे पास आंसर आ गया 360, ठीक है क्या। अच्छा, इसमें जो वेलोसिटी ऑफ वेव है मैंने दोनों ही केस में सेम रखा है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव या साउंड वेव होता है b/μ, ये बल्क मॉडुलस है, b/ρ आता है, ये बल्क मॉडुलस है जो कि मीडियम डिपेंडेंट होता है। तो मीडियम चूंकि दोनों में एयर ही है ना, और एयर की डेंसिटी भी सेम है, तो अगेन ये वाली चीज़ में दोनों जगह पर स्पीड ऑफ साउंड वेव सेम आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है देखो एक बार जल्दी से आप लोग। अगेन कहता है कि साइनोसोडल वेव जिसका वेवलेंथ आपको 7.5 दे रखा है। अगेन एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना है इसमें। ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन इन 0.3 सेकेंड। बच्चे ये वाली जो इन्फॉर्मेशन, इससे तुमको क्या आइडिया लग गया कि वेव गिवन टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा है, मतलब वेव स्पीड के बारे में आइडिया दे दिया आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला जो दिखा है। फिर क्या कहता है, द क्रेस्ट p इज एट x इक्वल टू 0 एंड t बराबर 0। कहता है कि x इक्वल टू 0 पे जो क्रस्ट है वो t बराबर 0 पे क्रस्ट यहाँ पे है ना, मतलब कोई पॉइंट p है जो क्रस्ट है वो यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है कि एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज 2 सेंटीमीटर। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, आपका एम्पलीट्यूड हो गया। तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उसने दे दिया। फिर कहता है बताइए कि विच इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द वेव। तो बहुत ध्यान से सारे पॉइंट लिखना। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या, अगर मान लो कभी मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x दे दिया जाए या मैं किसी तरीके से उसको निकाल पाऊँ और मुझे अब जो है y या वेव का इक्वेशन लिखना हो जो कि जिसमें x और t दोनों का ही फंक्शन होता है, तो मैं इस x के प्लेस पे या तो x माइनस वी टी करूँगा या तो x प्लस वी टी करूँगा। x माइनस वी टी तब करते हैं जब वो प्लस x डायरेक्शन में चलती है वेव, और x प्लस वी टी x के प्लेस पे तब लिखते हैं हम लोग जब वो कहाँ चलती है, माइनस x में चलती है। बात समझ में आ रहा है क्या। और v इज़ द वेव स्पीड। हमने कहा ठीक है सर, तो चलो पहले कुछ काम करते हैं। t बराबर 0 पे x इक्वल टू 0 पे ये क्रस्ट बन रहा था, तो मैंने उसका एक स्नैपशॉट दिखा दिया यहाँ पे, जो कि v स्पीड से पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। तो लैम्डा आपको क्वेश्चन में 7.5 दे रखा है, v वेव स्पीड है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वो 0.3 सेकेंड में 1.2 सेंटीमीटर जा रहा है, तो इनका रेशियो हमें वेव स्पीड दे देगा जो कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड मालूम है, लैम्डा पता है मुझे और आपको वेव स्पीड पता है। तो हमने कहा कि सर लेट सपोज ये हमारे पास जो साइनोसोडल वेरिएशन था इसके लिए हमने एक y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख दिया कि y इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस फाई है। वैसे तो मुझे दिख रहा है ये कॉस का फंक्शन बनेगा, बट स्टिल हमने कहा बेसिक से चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू a है, आपको दिख ही रहा है, यहाँ एम्पलीट्यूड यहाँ बनी गया है। सारी वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो आपको जो है साइन फाई 1 आएगा, फाई पाई/2 आ जाएगा, और पाई/2 आ गया और यहाँ पे रख दोगे आप तो आपको मिलेगा a साइन
है ना, के एक्स प्लस पाई बाई टू, तो साइन 90 प्लस समथिंग इज कॉस समथिंग, ठीक है। के का वैल्यू कैसे निकालोगे, के इज 2 पाई बाई लैम्डा होता है, उसको सारी वैल्यूज यहाँ पर रखा तो हमारे पास 0.83 समथिंग आता है, मैंने राउंड ऑफ करके 0.83 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ से समझना थोड़ा सा, अगर मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x मालूम चल गया है और x इक्वल टू 0 वाली चीज़ों का इंफॉर्मेशन मेरे पास था, तो किसी टाइम t पर मुझे अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, x के प्लेस पे अगर वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है तो x के प्लेस पे x माइनस वी टी लिख दूंगा। वही मैंने यहाँ पे इस वाले स्टेप में करा है, x माइनस वी टी लिख दिया, तो बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, बाकी कुछ बचा नहीं, सारी वैल्यूज़ को उठा कर रख दिया, के इंटू वी का प्रोडक्ट 3.35 आया, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया जो किसी न किसी एक ऑप्शन से ज़रूर मैच कर रहा होगा। तो अगर आप देखें तो मुझे लगता है पहला ऑप्शन मैच कर गया बेटा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्लोज ऑर्गन पाइप वाला वही वाला कंसेप्ट लग रहा मुझे। क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप आर फिल्ड बाय टू डिफरेंट गैसेज हैविंग सेम बल्क मॉडुलस, दोनों का बी सेम भाई, है ना, बट डिफरेंट डेंसिटीज रो वन एंड रो टू रेस्पेक्टिवली। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज ट्यूब, बहुत आराम से पढ़ना भैया, इज आइडेंटिकल विथ फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब। इसका मतलब है कि नाइन्थ हार्मोनिक जो है, नाइन्थ हार्मोनिक है ना, ये किसका, क्लोज ऑर्गन पाइप का, ये फोर्थ हार्मोनिक ऑफ, है ना, ओपन ट्यूब से मैच कर रहा है, ठीक है। हमने कहा ये बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी रेशियो ऑफ गैसेज इज दिस वन, देन द लेंथ ऑफ ओपन ट्यूब इज, क्या आएगा इनमें से, ठीक है। हमने कहा सर अभी देख लो, करते हैं, तो पहले सारी बातें देखते हैं। अगेन ये रेजोनेंस, वही रेजोनेंस ट्यूब वाला हमारा एक्सपेरिमेंट था। ऑर्गन पाइप में क्लोज और ऑर्गन पाइप, क्लोज और ओपन दोनों हो सकते हैं, है ना। ये वाली चीज़ थोड़ी सी भी मिस हटा देता हूँ मैं, बहुत काम का नहीं है ना। क्लोज और ऑर्गन पाइप है, बस ये ध्यान में आपको रखना है कि जैसे क्लोज हमारे पास जब आता है ना, बहुत ध्यान सुनना इस वाली बात को, क्लोज वाले में हमारा जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल मोड होता है वो V/4L, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ओपन वाले में फंडामेंटल होता है V/2L। यहाँ पर नेक्स्ट हार्मोनिक जो भी मिलेंगे वो फंडामेंटल के ऑड मल्टीपल मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट वाला आएगा 3B/4L, उसका नेक्स्ट वाला आएगा 5B/4L, उसका नेक्स्ट आएगा 7B/4L, उसका नेक्स्ट आएगा 9B/4L एंड सो ऑन। ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल आएगा। यहाँ पर ऑड इवन सारे मल्टीपल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगली बार भी के लिए भी, कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप है वो उसमें सारे हार्मोनिक नहीं आएंगे, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आएंगे क्लोज ऑर्गन पाइप में, जबकि ओपन में क्लोज भी ऑड भी होगा और इवन भी होगा। इसलिए अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो उन्होंने 9th हार्मोनिक दिया है क्लोज वाले का, जो कि ऑड नंबर है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन हमने लिख दिया कि सर 9th हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब, तो V/4L1 ये फंडामेंटल हो गया और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी हार्मोनिक चाहिए, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि 11th हार्मोनिक चाहिए तो 11 को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो वही हमने करा। हमने कहा कि मान लो पहले वाले ऑर्गन पाइप में या क्लोज ऑर्गन पाइप में स्पीड V1 रही हो साउंड की, तो V1/4L1 × 9। दूसरे वाले ओपन वाले में अगर मान लो ये स्पीड V2 रही हो, तो यहाँ पे चूंकि फोर्थ हार्मोनिक मैच कर रहा है तो 4V2/2L2, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। यहाँ पे अब जो है क्या क्या हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं वो देख लेते हैं। साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होता है बल्क मॉडुलस अपॉन रो का अंडर रूट, ठीक है। V1/V2 निकालिए, चूंकि दोनों का बल्क मॉडुलस सेम था तो ρ2/ρ1 आ जाएगा। ρ1/ρ2 1/16 दे रखा है, तो ρ2/ρ1 हमारे पास आएगा 16, इसका अंडर रूट लोगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। बस इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दिया मैंने, सॉल्व करा, वो सॉल्व आप कर सकते हैं। L2 का वैल्यू आया 20/9, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, ठीक है। अगेन आसान क्वेश्चन था ये। आपके अभी तक जो क्वेश्चन आपने देखे सारे 5, आई थिंक 5 क्वेश्चन थे, मैंने ध्यान नहीं दिया कितने थे। अभी 2 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ एडवांस के, तो इनको आराम से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए एडवांस का, अगेन आसान ही है बेटा, ये है ना, ये 2023 में आया था पेपर 2 में। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास ऑफ दिस मच इज अंडर टेंशन when the string vibrate, two successive harmonics are found to occur at frequency this and this, the value of tension is। तो मैंने क्या करा, ध्यान सुनना, मैंने बोला कि सपोज nth हार्मोनिक जो है वो 750 हर्ट्ज है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका जस्ट वाला जो है, जस्ट नेक्स्ट वाला
वो 100 है। तो सबसे पहला काम करा करो, जब भी ऐसे कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स दे रखे हो वैल्यूज़, तो उनका पहले डिफरेंस देखा करो आप। मैंने डिफरेंस देखा तो आया 250। 250 को हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे 750 मिलेगा, और 250 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 1000 मिलेगा। मतलब ये वाला थर्ड हार्मोनिक है और ये वाला फोर्थ हार्मोनिक है। तो ऑड भी मिला है मुझे, इवन भी मिला है। मतलब ये हमारे पास यहाँ पे अगर दोनों मिल रहा है तो आप या समझ लीजिएगा कि जो ये स्ट्रिंग है ये दोनों एंड्स पर क्लैंप है ना। दोनों एंड पर स्ट्रिंग क्लैंप का एनालॉगी होता है ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक मिलते हैं। तो वैसे ही दोनों एंड पर अगर ये क्लैम्प्ड है कोई, या ये दोनों एंड इसके नोड बन रहे हैं स्ट्रिंग के, तो वो सेम आपका जो है हार्मोनिक्स का पैटर्न मिलता है जो ओपन ऑर्गन पाइप में मिलता है। तो हमने कहा कि जो भी हमारे पास हिसाब किताब है ये ये आपका क्लैम्प्ड है, एट बोथ एंड्स पे क्लैम्प है ये स्ट्रिंग, है ना। हमने ठीक है सर। तो बस उसके बाद तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं। अगर आप सोचो कि अगर सारे आ रहे हैं, F0 आ गया, 2F0 आ गया, 3F0 आ गया, 4F0 आ गया, अगर मैं दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस लेता हूँ, किसी भी दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस लूँगा तो वो फंडामेंटल के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो 250 हमने ये निकाला था डिफरेंस, यही आपका फंडामेंटल हो गया। फंडामेंटल अगर हो गया तो ये वैल्यू कितनी होती है, V/12 होता है। V/12 होता है, V इज़ द वेव वेलोसिटी इन स्ट्रिंग, क्योंकि T/μ होता है। बस इसके बाद तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ रखा। म्यू कितना है, म्यू होता है मास अपॉन लेंथ। लेंथ 1 दे रखा है, तो जो मास है वही म्यू के बराबर हो जाएगा, जो कि ये दे रखा है ना। और यहाँ पे 250 था ही, 2L से मल्टीप्लाई किया, 2 × 250 500 हो गया। L की वैल्यू 1 थी। अगेन बेटा सॉल्व करा, जो कि बहुत ईजिली सॉल्वेबल है। हमारी वैल्यू आई 5, तो यहाँ पे आप 5 आंसर टिक कर सकते थे, ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहे हैं। तो पढ़ते हैं अगेन, बढ़िया क्वेश्चन, समय के साथ आपको इसको सीखना पड़ेगा। कहता है 2 यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड 4 म्यू एंड लेंथ L एंड 2L respectively are joined at point O and tied at 2 fixed end P and Q as shown in the figure। हाँ माफ़ करिएगा, मैंने यहाँ पे P और Q की बजाय A एंड B ले लिया। The string are under uniform tension. If we define the frequency V0 is equal to 1/2L root T/μ, तो इसमें से पूछता है कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। हमने कहा ठीक है सर। पहले ऐसे क्वेश्चन को आप ये समझो कि मैक्सिमम गेम इस वाले जंक्शन वाले पॉइंट का होता है, ठीक है। अब जब ये रेजोनेंस में दोनों होंगे तो इतने पार्ट की फ्रीक्वेंसी और इसमें जो भी वेव इसमें वाइब्रेट हो रही है, जो इसमें वाइब्रेट हो रही है, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कराना होता है ना। ये सारे स्टेप्स हैं स्टैंडर्ड, ध्यान सुनिएगा। अब चूंकि यहाँ पे एक बार ओ को नोड माना है, एक बार ओ को एंटी नोड माना है, तो मैं पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ कि पहले अगर ओ जो है ये वाला नोड हुआ तो क्या हुआ। तो मैंने AO को अलग बनाया इस वाले को, और OB को अलग बनाया। अब ध्यान सुनिएगा कि दोनों में चूंकि टेंशन सेम ही होना है यहाँ पे, है ना, ये मासलेस है ऑलमोस्ट, तो इस पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन 0 होने के लिए टेंशन सेम होना पड़ेगा हर जगह। तो टेंशन आपका ये सेम है। तो V = रूट T/μ में जिसका म्यू कम होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर 4 म्यू है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे म्यू है, तो ज़्यादा स्पीड किस में होगी, इसमें होगी, कम स्पीड इसमें होगी, ठीक है। अब चूंकि ये जस्ट आपको दिख रहा है कि अगर इसमें V की वैल्यू V हो गई OB में, तो यहाँ पे स्पीड जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि अगर ये 1/√4 करोगे तो वो 2 का फैक्टर बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे स्पीड V है वेव की, यहाँ पे स्पीड हो जाएगी 2V। इसी फॉर्मूले से आप निकाल भी सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है ना। आगे क्या करना है सर, तो अब आप सोचो कि अगर ये फंडामेंटल मोड, चूंकि यहाँ पे दोनों नोड हैं, तो नोड होने का मतलब हो गया वही क्लैम्प्ड एट बोथ एंड वाला केस बन गया। तो यहाँ पे सारे हार्मोनिक मिलेंगे, V/2L का सारा मल्टीपल मिलेगा। तो फंडामेंटल V1/2L हो गया, उसके बाद 2V/2L हो गया, है ना। ये चलते रहेंगे सारे। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया सारा, है ना, कि अच्छा एक मिनट और यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे जो लेंथ है वो L के बराबर ही है ना, लेकिन स्पीड जो है हमने 2V लिख रखा था ना, तो फंडामेंटल जो आएगा वो V/L आएगा। ये समझ में आया आपको, ये तो फॉर्मूला ही लिखा था मैंने। V1 की वैल्यू इस केस में 2V के बराबर है ना, और ये लेंथ L था, तो 2V/2L करोगे तो V/L आएगा। तो फंडामेंटल V/L आ गया, तो इसका सारा मल्टीपल आ जाएगा यहाँ से। ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, ये फोर्थ हार्मोनिक, एंड सो ऑन चलेगा, ठीक है।
अब मैंने दूसरे को बनाया ओ बी को, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे स्पीड कितना है सर v, लेंथ कितना है 2l, तो एफ नॉट कितना आएगा v बाई 2l से, तो v का वैल्यू तो v ही था और l की वैल्यू 2l है, तो यहाँ पे नीचे 4l आ जाएगा। तो मैंने कहा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर, सारे हार्मोनिक मिलेंगे, हमने कहा यस, क्योंकि यहाँ पर भी इसको तो नोड बना ही दिया, ये ऑलरेडी नोड था, तो क्लैम्प्ड एट बोथ एंड वाली कंडीशन आएंगे, सारे हार्मोनिक v बाई 2l के आ जाएंगे। तो लिख दिया मैंने कि सबको मल्टीप्लाई करता गया। अब आप नोटिस करो कि इनमें से हमें जो लीस्ट कॉमन जो वैल्यू है वो उठाना है, एलसीएम उठाना है। तो कैसे निकालोगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे v बाई एल है, 2v बाई एल है, 3v बाई एल है। यहाँ पे देखो जब मैं करता गया मल्टीप्लाई, जैसे मैं इस वाले फैक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरा वैल्यू आएगा v बाई एल। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि v बाई एल यहाँ पे और v बाई एल यहाँ पे है ना। यहाँ पे 4 हार्मोनिक है, यहाँ पे 1 हार्मोनिक है, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है, तो कॉमन हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम है वो कितनी आएगी, v बाई एल आएगी। और v जो हमारे पास था वो इस वाले सेक्शन में स्पीड था, यहाँ स्पीड क्या आएगा, रूट टी बाई म्यू, म्यू कितना है 4 म्यू, तो 1/2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा t बाई म्यू अंडर रूट के साथ। वो चीज़ फिर से मैंने यहाँ पे दिखाई है, v बाई एल लिखा और उसको यहाँ दिखाया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो v नॉट इजकल टू 1/2l रूट टी बाई म्यू, जो कि ऑप्शन नंबर ए से कहीं ना कहीं मैच नहीं, ऑप्शन नंबर हाँ ऑप्शन नंबर ए से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब जब मैंने इस कॉमन फ्रीक्वेंसी जो हमने उठाया था, अगर मैं इसको यहाँ दिखाने का प्रयास करूँ कि कैसे वो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो पहले वाली लूप में, पहले वाले स्ट्रिंग में एक ही लूप बनेगा, क्योंकि v बाई एल एक ही हार्मोनिक है यहाँ पे। इस जगह पे आप कहाँ तक पहुँचे हो 4, तो यहाँ पे क्या आप बनेगा, आपका 4 लूप बनेगा ऐसा, ठीक है ना, 1 2 3 4, बेसिकली ये ऐसे ही होता है पूरा, है ना, ठीक है। तो अब उसने बोला है, अगर आप सी ऑप्शन में चेक करें, सी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो उसने बोला है कि क्या 6 नोड बनेंगे टोटल इंक्लूडिंग बोथ एंड्स। तो हमने कहा यस, देखो एक नोड ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 नोड हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या कर गया, मैच कर गया। अब कहता है बी और डी के लिए एंटी नोड, ओ पर एंटी नोड चेक करना पड़ेगा। तो आओ चेक करते हैं खटाक से। अगर ओ एंटी नोड हुआ तो क्या होगा, एंटी नोड अगर आया है, मान लो अगर ये वाला पॉइंट एंटी नोड है, ये आपका क्लैंप है ना, नोड है, तो सबसे बेसिक जो बनेगा फंडामेंटल वो ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है। अगला वाला क्या बन सकता है, इसका ऐसे बन सकता है, ठीक है। इसका अगला वाला क्या बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से। यहाँ पे एक लूप बना है तो उसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। यहाँ पे 2 बना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 कंप्लीट लूप है तो सेकंड ओवरटोन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन चलती है। हमने कहा ठीक है सर, तो आप लूप के हिसाब से चलो। हमने कहा लेट सपोज यहाँ पे n लूप बने हैं और ये आधा लूप जो एंटी नोड वाला था, ऐसे यहाँ पर m लूप बने हैं टोटल और ये आधा वाला था, ठीक है। तो हमने कहा देखो सर, n लूप में हर एक लूप का जो है वैल्यू वो कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये तो λ/4 का डबल हो जाएगा एक तरीके से, यानी λ/2 हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल। तो लेंथ अगर लिखना तो कैसे लिखोगे, तो λ/4 इसका हो गया और ये हो गया, अगर n लूप है ना, तो 2λ/4 एक लूप का लेंथ हो गया, और n लूप है तो n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ गया n लूप का लेंथ, ठीक है, λ/4 के टर्म्स में। λ/4 कॉमन लिया, 2n + 1 = l आ गया, इतने सेगमेंट का लेंथ l था पहले वाले में, तो λ1 ऐसे यहाँ पे आ गया, ठीक। पहले वाले में λ1 मान के चल रहा हूँ, दूसरे वाले में λ2 अगर मैं मान के चल रहा हूँ वेव लेंथ, तो वही सेम चीज़, यहाँ पे लेंथ 2l था तो सारा लेंथ को हमने ऐड करा, 2l के इक्वेट करा तो λ2 आ गया। v बराबर f लैम्डा लिख दिया, क्योंकि दोनों रेजोनेंस में अगर वाइब्रेट करेंगे तो दोनों साइड का फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाला है, ठीक है। तो v1 बराबर f λ1, v2 = f λ2, तो v1/v2 कर दिया विच इज़ λ1/λ2। अब λ1/λ2 यहाँ पे रखा। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो v1/v2 जो है उसका वैल्यू हमारे पास 2 ही आ रहा था, जो कि हमने सॉल्व भी करा था, बताया था आपको। यहाँ पे स्पीड v है तो यहाँ पे स्पीड 2v था, थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, है ना। तो वो 2 आ गया रेशियो, λ1/λ2 निकाला। ये पूरा जब सॉल्व करा, कट्टम पिट्टम मचाया, तो मेरे पास ये आया 2m + 2n + 1। m आपका इंटीजर है, लूप तो इंटीजर में ही बनेगा पूरा, है ना। अब ये 2m क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, है ना, और +1 क्या आ जाएगा, ऑड, तो ऊपर भी ऑड नीचे भी ऑड। 2 ऑड नंबर का रेशियो आपका हमेशा ऑड होता है, इवन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में इवन आ गया। इसका मतलब ये हो गया ये केस पॉसिबल नहीं होगा।
मतलब ओ पर एंटी नोड नहीं बनने वाला है गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। तो चलो ऑप्शन से एक बार चेक करते हैं। डी ऑप्शन क्या बोला है कि नो वाइब्रेशन मोड विथ एन एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही हो गया। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब एंटी नोड पॉसिबल ही नहीं तो कौन सी फ्रीक्वेंसी वहाँ आने वाली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी और डी। तो ए सी डी हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो आई होप ये पूरा आपको सेशन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही मैं PYQs के साथ आप वापस आता हूँ। तब तक बाय बाय, सी यू।